गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के अध्याय में हम पत्ती, उसके आकार, प्रकार एवं रूपांतरण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पत्तियां चपटी होती हैं, हरे रंग की होती हैं, क्योंकि इनमें हरित लवक पाया जाता है और हरे रंग होने के कारण यह मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का निर्माण करती हैं। इसके बाद पत्तियों के प्रकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पत्तियों के प्रकार। प्रत्येक पौधे में एक से अधिक प्रकार की पत्तियां होती हैं। वास्तव में पत्तियां पौधे का सर्वाधिक विविधता दर्शाने वाले अंग हैं। इसके आधार पर यह निम्नलिखित प्रकार की हैं। पहला, बीजपत्रिक पत्ती। दूसरा, सामान्य पत्ती। तीसरा, शल्क पत्ती। चौथा, सहपत्र पत्ती। पांचवा, पुष्पी पत्र। यह 5 प्रकार के होते हैं। बीजपत्रिक पत्तियां बीजपत्र के अंकुरण के समय बनती हैं और यह तब तक हरी रहती हैं जब तक पत्तियों का निर्माण नहीं हो जाता है। दूसरा, सामान्य पत्ती, जिसे हम फोलिएज लीफ कहते हैं। यह तने पर और उसकी शाखाओं पर विद्यमान पर्व संधियों से उत्पन्न होती हैं जो हरे रंग की होती हैं। तीसरा, शल्क पत्र है। यह छोटी, सूखी और मांसल, झिल्लीदार, पर्ण रहित, विहीन, भूरी संरचना होती हैं। सहपत्र, जिन पत्तियों के कक्ष से पुष्प निकलता है उन्हें सहपत्र कहते हैं, जैसे लाल पत्ता बोगनविलिया में। पुष्पी पत्र, पुष्प के विभिन्न भाग जैसे बाह्य दल, परिदल, पुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर भी पत्तियों के ही रूपांतरण हैं। इसके बाद हम पत्तियों का धारण पढ़ेंगे। पत्तियां जिस प्रकार से स्तंभ से संलग्न रहती हैं उस आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्तंभिक, दूसरा स्तंभिक व शाखीय, तीसरा मूलज। इसके बाद पत्तियों के भाग हैं, जिसमें पत्तियां निम्नलिखित 3 भागों में बटी होती हैं। पहला पत्राधार, दूसरा पर्णवृंत, तीसरा पर्णफलक। जैसा कि चित्र में दिखाई दिया गया है कि पत्ती का डंठल जो शाखा से लगी होती है उसे पर्णवृंत कहते हैं। पत्तियों के बीच में एक मध्य सिरा होती है और पत्तियों के जो हरे चपटे भाग होते हैं उन्हें फलक कहते हैं। पत्तियों के शीर्ष को पर्ण शीर्ष या पर्ण शीर्ष कहते हैं और पत्तियों के किनारे को पर्ण तट कहते हैं। और पत्तियां का डंठल जहाँ से जुड़ी होती है वहाँ से जो कलिका निकलती हैं उसे कक्षीय कलिका कहते हैं। इसके बाद हम सिरा विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। सिरा विन्यास, पत्तियों में सिराओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला जालिकावत सिरा विन्यास, दूसरा समानांतर सिरा विन्यास। जालिकावत सिरा विन्यास में सिराएं अनेक शाखाओं में बंटकर पर्णफलक के अंदर जाल बना लेती हैं और यह मुख्य रूप से द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाई दिया है। यह पीपल, आम, गुलाब आदि पत्तियों में पाई जाती हैं। दूसरा है समानांतर सिरा विन्यास। इसमें सिरा विन्यास एक बीजपत्री पौधे जैसे गेहूँ, घास, गन्ना, केला आदि पत्तियों में पाई जाती हैं। इनमें सभी सिराएं आपस में समानांतर चलती हैं। कुछ एक बीजपत्री जैसे स्माइलैक्स की पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है, जबकि कुछ द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियों में जैसे कैलोफिल्लम की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास होता है। यह
इसे हम चित्र की सहायता से देख सकते हैं। इसके बाद हम पर्णफलक की आकृति, शीर्ष व तट के बारे में पढ़ेंगे कि पत्तियों के जो पर्णफलक होते हैं उनके तट विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाई दिया है कि ऐसी पत्तियों के तट एकदम चिकने होते हैं, कहीं से कटे फटे नहीं होते हैं, इन्हें आच्छिन्न कहते हैं। जैसे कनेर आम। बी वाले में तरंगित है, जैसे अशोक की पत्ती है। इसके पश्चात सी है स्वदंती, जैसे नीम। इसके किनारे दांत की तरह होते हैं, दांतेदार। चौथा डी है आरावत, जैसे गुड़हल और गुलाब की पत्ती होती है फिगर डी में। पांचवा फिगर कुंठदंती हैं, जैसे अजूबा की पत्तियों के किनारे नुकीले नहीं बल्कि उनके जो दांत होते हैं वह कुंठ हो जाते हैं। इसके बाद यफ है शल्यमय, अर्थात इसमें पत्तियों के जो किनारे होते हैं उसमें कांटे निकले रहते हैं, जैसे कि पीली कटहली या पीली कनेर। तो इस तरह से यह पत्तियों की आकृति, शीर्ष और तट है। इसके बाद हम अनुपर्ण के बारे में जानेंगे। अनुपर्ण क्या होता है इसको समझ ले। कुछ पौधों में पत्तियों के पर्णाधार के दोनों ओर छोटी पत्ती की तरह संरचना निकली होती है, जिसे हम अनुपर्ण कहते हैं। और जिस पत्ती में यह पाई जाती है उसे अनुपर्णी, और जिसमें नहीं पाई जाती है उसे अनुपर्णी कहते हैं। ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे मुक्ता पार्श्वी, दूसरा संलग्नी, तीसरा अंतरावृत्त की, चौथा अंतःवृत्त की, पांचवा नाच चोली इत्यादि। इसके बाद पर्णफलकों की आकृति में विविधता के आधार पर यह विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसा कि चित्र में क्रमशः दिखाई दिया है। ए रेखाकार, जैसे दूब घास में। बी बाहलाकार, जैसे कनेर में। सी दीर्घवृत्ताकार, जैसे अमरूद में। डी आयताकार, केला में। अंडाकार, बरगद में। यफ अधोमुखंडाकार, बादाम में। जी वर्तुल कमल में। यच हृदयाकार, जैसे पान में। आई वृक्काकार, जैसे हाइड्रोकोटाइल में। जे बाड़ाकार, जैसे सेजिटोरिया में। के कुंताव, जैसे आइपोनिया में। और लास्ट करड़ाब। के बाद हम पर्णफलक के शीर्ष का अध्ययन करेंगे। जैसा कि चित्र में दिखाई दिया है, पत्तियों के आगे के किनारे को पर्ण शीर्ष या पर्णाग्र कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे ए लंबाग्र, जैसे पीपल में। बी निशिताग्र, जैसे आम में। सी गोलाकार, जैसे बरगद में। डी रुंठित, जैसे साबूदाना में। ई खानवाग्री, जैसे पिस्टिया में। यफ उभयाग्री, जैसे। इसके बाद जी नोकदार, जैसे सदाबहार में इत्यादि। अब हम सरल और संयुक्त पत्ती के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्णफलक के कटाव के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। पहला सरल पत्ती, दूसरा संयुक्त पत्ती। जैसा कि चित्र में ए पत्ती सरल है और बी पत्ती संयुक्त है। सरल पत्ती वह पत्ती होती है जिसका फलक अविच्छिन्न हो, और यदि कटा भी हो तो कटाव किसी भी मध्य सिरा पर्णवृंत तक नहीं पहुंचता हो, तो उसे हम सरल पत्ती कहते हैं। दूसरा संयुक्त पत्ती, ऐसी पत्तियों में पर्णफलक का कटाव कई स्थानों पर पर्णफलक के मध्य सिरा या पर्णफलक के आधार तक पहुंच जाता है, जिसके फलस्वरूप पत्तियां अनेक छोटे छोटे खंडों में बंट जाती हैं। प्रत्येक खंड को पर्णक या लीफलेट्स कहते हैं। पर्णफलक के आधार पर यह दो प्रकार की होती हैं। पहला पिच्छाकार पत्ती, दूसरा हस्ताकार पत्ती।
पिच्छाकार संयुक्त पत्ती में पर्णक मध्य सिरा के दोनों ओर लगे होते हैं। इस स्थिति में मध्य सिरा को पिच्छाक्ष या रैकिस कहते हैं। यदि पर्णक स्वयं मध्य सिरा पर ही लगे हो तो पत्ती को एक पिच्छकी, यदि रैकिस के दोनों ओर शाखाएं निकलती हैं जिन पर पर्णक लगे होते हैं तो उन्हें द्विपिच्छकी कहते हैं। यदि द्वितीयक शाखाओं से तृतीयक शाखाएं निकले और पर्णक इन शाखाओं पर लगे हों तो इन्हें त्रिपिच्छकी कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दिया है। यदि रैकिस 3 से अधिक बार विभाजित हो जाता है तो पत्ती को बहुपिच्छकी कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दिया है। यदि पत्ती 2 भागों में बटी हो और शीर्ष पर वह सम संख्या में हो, 2 हो, तो इसे समपिच्छकी कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दिया है। और यदि किनारे पर पत्ती एक भाग में केवल हो तो उसे विषम पिच्छकी कहते हैं। हस्ताकार संयुक्त पत्ती, इस प्रकार की पत्ती में रैकिस नहीं होती हैं, बल्कि पर्णक पर्णवृंत के सिरे पर लगे होते हैं और पर्णकों की संख्या 1, 2, 3 या अधिक होने के आधार पर यह एक पर्णी, द्विपर्णी, त्रिपर्णी, चतुर्थपर्णी या बहुपर्णी होती है, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। इसके बाद सरल और संयुक्त पत्ती में अंतर है। सरल पत्ती में पर्णक लीफलेट्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि संयुक्त पत्ती में पाए जाते हैं। दूसरा, सरल पत्ती के कक्ष में सदैव एक कक्षी कलिका होती है, जबकि संयुक्त पत्ती के कक्ष में कक्षी कलिका स्थित होती है, परंतु पर्णकों के कक्ष में कोई कलिका नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, सरल पत्ती के आधार पर अनुपर्ण हो सकते हैं, जबकि संयुक्त पत्ती के आधार पर हो सकते हैं, परंतु पर्णकों के आधार पर कभी भी अनुपर्ण नहीं होते। चौथा पॉइंट, सरल पत्ती की मुख्य सिरा ही मध्य सिरा बनाती है, जबकि संयुक्त पत्ती में मुख्य सिरा रैकिस बनाती है। पांचवा, सरल पत्ती तने पर अग्राभिसारी क्रम में विकसित होते हैं, जबकि संयुक्त पत्ती में पर्णक लगभग एक साथ विकसित होते हैं। तो इस तरह से सरल और संयुक्त पत्ती में अंतर है। अब हम पर्ण विन्यास के बारे में जानेंगे कि पर्ण का विन्यास क्या है। तनों या शाखाओं की पर्व संधियों से पत्तियों के निकलने का एक निश्चित क्रम होता है। इसी क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है, जैसे पहला एकांतर है। प्रत्येक पर्व संधि से एक पत्ती निकलती है और पत्तियां एक दूसरे के एकांतर क्रम में होती हैं, जैसे सरसों, आम, सूरजमुखी। दूसरा है अभिमुख या अपोजिट। एक पर्व संधि पर 2 पत्तियां आमने सामने निकलती हैं। यदि एक पर्व संधि की दोनों पत्तियां ऊपर व निचली पर्व संधियों की पत्तियों से समकोण बनाती हैं तो इसे अभिमुख क्रासित कहते हैं। इसमें मदार एग्जाम्पल के रूप में। इसके बाद तीसरा है चक्राकार वर्ण। यदि पर्व संधि पर 3 से अधिक पत्तियां चक्री क्रम में लगी हों तो इसे चक्राकार पर विन्यास कहते हैं, जैसे कनेर में। इसके बाद पत्तियों के रूपांतरण के बारे में अध्ययन करेंगे। पत्तियों का सामान्य कार्य भोजन का निर्माण करना है, किंतु कुछ पौधों की पत्तियां अन्य विशिष्ट कार्यों को करने हेतु रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे पहला है पर्ण प्रतान। इसमें पत्तियां प्रतान का रूप धारण कर लेती हैं, जो कि अन्य पौधों से आरोहण करती हैं और पौधों को ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करती है। जैसे जंगली मटर में, देसी मटर में स्प्रिंग की तरह जो संरचना
दिखाई देती है। इसके बाद पर्णशूल है, पूरी की पूरी पत्ती जैसे नागफनी में या उसका कुछ भाग जैसे आर्गीमोन में नुकीली रचना में रूपांतरित हो जाती है, कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती है और ये पौधे की हानिकारक जंतुओं से रक्षा भी करती हैं। इसके बाद पर्णाभ वृंत है, कुछ पौधों जैसे कि ऑस्ट्रेलियन बबूल में पर्णवृंत या रैकिस का कुछ भाग चपटा हरा होकर पर्णफलक का रूप धारण कर लेता है, इसे पर्णाभ वृंत कहते हैं, जैसे कि नागफनी में। और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर कर भोजन का निर्माण करती है। इसके बाद घटपर्णी है, लीफ पाइचर, घट पादप, इसमें जैसा कि चित्र सी में है निफेंथिस आता है। इसमें पत्ती का पर्णाधार चौड़ा चपटा और हरे रंग का होता है। पर्णवृंत प्रतान का, फलक घड़े का तथा पर्णशीर्ष ढक्कन का रूप ले लेता है और इस प्रकार पूरी पत्ती घड़े के समान हो जाती है और यह 22-23 सेंटीमीटर लंबा होता है। घड़े के अंदर भीतरी सतह पर पाचक रस निर्मित होते हैं। जब कोई कीट इसमें फिसलकर गिर जाता है, ढक्कन बंद हो जाता है तथा कीटों का इसके अंदर पाचन कर लिया जाता है। ऐसे पौधे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। इसके बाद डी फिगर है, कोशाकार पर्ण, ब्लैडर शेप्ड लीव्स है, जैसे यूट्रिकुलेरिया। यह भी एक जलीय कीट भक्षी पौधा है जिसकी पत्तियां अनेक खंडों में बटी होती हैं। कुछ खंड रूपांतरित होकर थैले की तरह संरचना बना लेता है। थैले में एक खोखलाकार कक्ष होता है जिसमें एक मुख होता है। जब कोई कीट इसके अंदर प्रवेश करता है तो यह कोश के अंदर एंजाइम उसे पचा डालते हैं। इसके बाद पत्तियों की आकारिकी के अध्ययन का महत्व पढ़ेंगे जो निम्नलिखित हैं। पत्तियों की आकारिकी के अध्ययन से हमें कई लाभ है। पहला, पौधे के सही विवरण व पहचान के लिए अत्यावश्यक है। दूसरा, पत्ती की स्थिति को देखकर पौधे की परिपक्वता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तीसरा, उद्यानों में सुंदर व आकर्षक पत्तियों वाले पौधों के अध्ययन का काफ़ी महत्व होता है। पत्तियों की आकारिकी के अध्ययन से उद्यान वैज्ञानिकों को वांछित किस्मों के चयन व विकास में सहायता मिलती है। और लास्ट पॉइंट चौथा, पत्तियों की आकृति पौधे के वातावरण के अनुकूलन में अत्यधिक सहायक है। इसके बाद पत्तियों के कार्य हैं। पत्तियों के विभिन्न कार्य हैं। पहला कार्य, कार्बनिक खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करना। पेड़ पौधों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का निर्माण करती हैं। दूसरा, गैसों का विनिमय। पत्तियों के सतहों पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे स्टोमेटा या पर्णरंध्र कहते हैं। इनकी सहायता से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता रहता है। तीसरा, वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों की सतह से पानी वाष्प के रूप में निकलता रहता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसके बाद चौथा, खाद्य पदार्थों का संचयन। मांसलोद्भिद के सामान्य पत्तियां या प्याज के सल्क खाद्य पत्र संचित करते हैं। कुछ मरुद्भिद पौधों में श्लेष्मक पदार्थ भी पाया जाता है जो जल का संचय करते हैं। बीज पत्र भी खाद्य पदार्थ संचित करते हैं जो नवोद्भिद
पौधे को भोजन प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसके बाद पांचवा है कायिक संवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। कुछ पौधों में पत्तियां कायिक संवर्धन में सहायता करती हैं, जैसे ब्रायोफिल्लम, जिसे अजूबा कहते हैं। यदि इसकी पत्ती को गीली मिट्टी में रख दिया जाए तो वहाँ की कलिकाएं नए पौधे को जन्म दे देती है। इसी तरह फाइकस, रबड़ का प्लांट के पर्णवृंत को मिट्टी में दबाकर रखने से पर्णवृंत के आधार से अनेक अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। ऐसी पत्तियों का उपयोग कायिक प्रवर्धन के लिए किया जाता है। तो यह पत्ती के आकार, प्रकार और रूपांतरण के बारे में था। इसके बाद अगला अध्याय पुष्पक्रम एवं पुष्प के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।